हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है आखिरी सीरीज का 7वां अध्याय ब्रह्मांड विस्मरण का सेकंड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शैतान का बाप है तू लड़के। जब सभी पृथ्वीवासी इस अज्ञात ग्रह पर मौत से जूझ रहे थे, तब तू सुपर ह्यूमंस को इकट्ठा कर रहा था। तूने इन परगिरियों के ग्रह पर इन्हें ही खत्म करने की पूरी स्कीम भी तैयार कर ली, और टीम भी। पृथ्वीवासियों पर वार करते टूपर्स को नष्ट करके उनको ये रोवर भी हत्या लिया तूने। नवरत्न दुबे, तुमने अपना काम कर दिया। अब तुम्हें वापस लौटना है और गुणा करके साथ मिलकर इस ग्रह पर मौजूद सभी पृथ्वीवासियों को एक जगह एकत्रित करना है। बीमारों के उपचार के लिए नीम हकीम गुणाकार के साथ ही मौजूद है। इस संयंत्र के दरवाजे शायद कोड लॉकेट हैं। मैं इस टीम बनकर भी इनके पार नहीं जा पा रहा। हमारी कोशिशें भी नाकाम हुई। हम इस दरवाजे के पार ट्रांसमिट नहीं हो पाए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फुहार भी इस दरवाजे को गला नहीं पा रही। लो फ्लॉप हो गई तुम्हारी स्कीम। काश इस दरवाजे को तोड़ने के लिए अडिग हमारे पास साथ होता। अडिग नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन दरवाजा टूटेगा जरूर। इधर कोई आ रहा है। लगता है टूपर्स हमारी उम्मीद से पहले यहाँ पहुंच गए। ये टूपर्स नहीं, हमारी बैकअप टीम है। यह है टन, प्राचीन भारतीय योग विद्या द्वारा इसने अपने शरीर को अभेद फौलाद में बदल लिया है। फिर भी बेचारा मेरे फार्मर चाचू स्टील से पिट गया और पहुंचा मेरी भूतपूर्व आंटी वंडर वुमन की शरण में, जिसने प्राचीन योग से अपने उन्नत विज्ञान का तड़का लगाया और मुझे लो बजट वाला अडिग मिल गया। दोबारा मुझे इस नाम से पुकारा तो तेरा हाल भी इस दरवाजे जैसा होगा। मेरे दूसरे कंटेंट से भी आप सभी वाकिफ होंगे। लोहारों के ब्रांड एम्बेसडर हैमर। हा, ये टाइटल मुझे पसंद आया छोकरे। टन, हैमर और किंग कॉन्ग की सम्मिलित शक्ति के सामने 12 फुट मोटा अवैध धातु का दरवाजा भी न टिक सका। और ये है मेरे कंटेंट नंबर 3, किंग कॉन्ग। बक बक करता है रे तू लड़के। ये किंग कॉन्ग की मजबूरी है कि इस वाहिद ग्रह से निकलने के लिए मुझे तुम लोगों के साथ समझौता करना पड़ रहा है। अब यहां से तुम्हारा काम शुरू होता है मिस्टर रसायन। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। वायु अब इतनी जहरीली हो चुकी है कि 5 मिनट बाद कोई भी पृथ्वीवासी जिंदा नहीं रहेगा। अगर 5 मिनट में सिचुएशन नहीं संभाल पाया तो एसिड में डूब मरेगा मिस्टर रसायन। सुपर इंडियन और उसकी टीम वायु संयंत्र का मुख्य द्वार भेज चुके थे। इधर डोगा और स्टील के पास खुद को आजाद कराने का कोई कारगर उपाय नहीं था। अब क्या प्लान है? बिना बैकअप सपोर्ट के हम यहां से नहीं निकल सकते, और इस ग्रह पर ऐसा कोई नहीं जो हमें यहां से निकाल सके, क्योंकि किसी के पास भी वह तकनीक नहीं, ऐसा जिगर नहीं होगा जो कि इस हाइड्रोलिक स्पेस प्रिजन सेल को भेद कर हम तक पहुंच सके। इस प्रिजन के पहरे पर तैनात टूपर्स से पार पाना किसी के लिए नामुमकिन है। ये उस प्रिजन सेल की एंट्रेंस लगती है। इसका दरवाजा बिना शोर किए तो किसी हाल में नहीं खुलेगा। बंदूकों का शोर बाकी टूपर्स का ध्यान हमारी ओर खींचेगा। इन मशीनी पर गिरियों से निपटने के लिए हमें हथियार नहीं, औजार की जरूरत है। औजार ही मैकेनिक का हथियार है। इनके सामने कोई भी मशीन साबुत नहीं रह सकती। मैकेनिक को अंदेशा नहीं था कि प्रेजेंट सेल के दरवाजे को डिसमेंटल करते ही सेल के भीतर फिट एलियन स्नाइपर लेजर्स का रुख उनकी ओर मुड़ गया था। अगले ही क्षण लेजर उनको राख का ढेर बनाने वाली थी। कितने भी औजार ले आओ, युद्ध में निर्णायक फैसले सिर्फ हथियार से होते हैं। पैडमैन, मैकेनिक, तुम दोनों ने हमें ढूंढा कैसे? इसके लिए अपने फार्मर भतीजे को धन्यवाद दो छोकरा। न सिर्फ तुम लोगों की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था, बल्कि पृथ्वी से यहाँ आए लोगों में से वॉर और ICU मेंबर्स को खोज कर एकजुट भी कर रहा था। और डोगा और सूपी एक छोटा सा बगिंग डिवाइस भी प्लांट कर दिया था। ये केबल्स तो विशालकाय अजगर की तरह लील जाने को उतारू हैं। इन ग्रह के मशीनी दानवों को बताने का समय आ गया है कि जब फर्ज मशीन क्रियाशील होती है तब हर खतरा होता है निष्क्रिय। प्रोटोप्लास्ट द्वारा मेरा पुराना शरीर नष्ट करने के बाद अनीस और श्वेता द्वारा बनाया गया मेरा ये नया शरीर पहले से कई गुना अधिक प्रेशर सह सकता है।
और पहले से हजारों गुना अधिक पावर के साथ वार कर सकता है। मेरा ये शरीर तो अडिक्ट को भी चीर सकता है, तुम्हारी विसात ही क्या मशीनी कीड़ो। सबसे पहले हमें इस ग्रह के आकाओं को खत्म करना होगा। उन्हें अब तक इस जेल ब्रेक की खबर लग गई होगी। वे किसी भी पल इस ग्रह की वायु को जहरीला करके पृथ्वीवासियों को मौत की कगार पर पहुंचा देंगे। अब उनके लिए ऐसा करना पाना संभव नहीं। सुपर इंडियन के नेतृत्व में सुपर स्क्वाड उस वायु संयंत्र को इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है जो इस ग्रह की वायु कंट्रोल करता था। डोगा सही था। मैक्रोबोट और बर्ट ऑनिक को प्रिजन ब्रेक की खबर लग चुकी थी। अपनी इस हरकत से तुमने अपनी और पृथ्वीवासियों की निश्चित मौत को और दर्दनाक बना दिया। अगर डोगा को जानता होता तो ऐसे बड़बोले बोलने की हिमाकत नहीं करता। इंसानियत को बचाने के लिए मशीनों के मुंह से चित्कार निकलवा सकता है डोगा। ब्लूम। और शुरू हो चुका था रात के रक्षक डोगा और मैक्रोरस के सबसे शक्तिशाली वॉर कमांडर बर्ट ऑनिक के बीच एक अमरण द्वंद्व, जिसका अंत दोनों में से किसी एक के साथ के अंत होने के साथ था। पर डोगा अगिनत बार ऐसे द्वंद्व लड़ चुका था जहां प्रतिद्वंदी उससे कहीं अधिक प्रबल और शक्तिशाली हो। हमें डोगा की मदद नहीं, डोगा को किसी की मदद की जरूरत नहीं। इंसानियत को जिंदा रखने का जज्बा ताकत का सैलाब बनकर दौड़ता है डोगा की रगों में। तकनीक और शक्ति भले ही मैक्रोमोनिसवासी डोगा से उन्नत में हो, पर ये जुनून, ये जज्बा कहां से लाएंगे। गलती हो गई हमसे। मौका रहते ही तुम पृथ्वीवासी कीड़ों को मसल देना चाहिए था। गलती तो वाकई हो गई तुम अंगार के कनस्तरों से, जो पृथ्वीवासी के कीड़े समझ बैठे थे तुम। पृथ्वी का इतिहास गवाह है कि देवताओं को भी मानवों की सहायता की जरूरत पड़ती है। माना कि मानव सभ्यता में अनेकों खामियां हैं। माना कि अपनी गलतियों से मानवों ने कई बार अपने और सृष्टि के अस्तित्व को खतरे में डाला है, लेकिन अपनी गलतियों से सबक सीखकर और उन्हें सुधार कर आगे बढ़ना आता है हमें। अगर तुम आगे पृथ्वीवासियों के साथ सामंजस्य बनाकर काम करते तो इस समस्या निपटने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता। पर तुम्हारे जैसी सभ्यताएं जो अपनी असीम शक्ति और उन्नत विज्ञान के दम में चूर हैं, ये भूल जाती हैं कि विध्वंसकारी शक्तियां बारूद के उस विशाल ढेर के सामने समानी हैं जिसका विनाश करने के लिए एक छोटी सी चिंगारी ही काफी है। यहाँ आते समय मैंने इस पूरे स्पेस स्टेशन में बम प्लांट कर दिए हैं। हमारे यहाँ से निकलते ही होगा। बूम। वाकई तुम पृथ्वीवासियों की ताकत को बहुत कम करके आंका था हमने। मैं नहीं जानता कि हमारे स्कैनर्स ने अनगिनत बार स्कैन करने के बावजूद तुम पृथ्वीवासी इन हथियारों को हमारी नजरों से छुपाए रखने में कामयाब कैसे हो गए। पर इन मुट्ठीभर हथियारों से तुम ब्रह्मांड के सबसे उन्नत तकनीक के लड़ाकों को मात नहीं दे सकते। टुपर्स, खत्म कर दो इन्हें। वायु संयंत्र पे भी भीषण महासंग्राम का आगाज हो चुका था। शाबाश सुपर स्क्वाड, ये आखिरी मौका है। दिखा दो इस पूरे ब्रह्मांड को कि तुम सिर्फ कम अकल, कुछ दिमाग, बेबुजदिल और मीट की दुकान नहीं हो। बहुत बड़बोला है यह छोकरा। जब हम पृथ्वी पर वापस पहुंचे तो याद दिलाना, इस छोकरे का टेंटुआ मरोड़ेगा किंग कॉन्ग। मिस्टर रसायन के पास भी अपने दाव का खरा उतर कर दिखाने के लिए 5 में से मात्र 3 मिनट का समय बचा था। इस मुसीबत की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। ये पूरा संयंत्र यंत्रों और जैविक कोशिकाओं से बनी सोइबर्ग मशीनों से निर्मित है, जो कि मेरे भीतर घुसते ही मुझ पर पिल पड़ी हैं। ये जिन केमिकल से मुझ पर वार कर रहे हैं उनमें से कई तो शायद पृथ्वी की पीरियोडिक टेबल पर होंगे भी नहीं, पर इतना निश्चित है कि इनका हल्का सा स्पर्श भी मुझे पीरियोडिक टेबल पर एक नए केमिकल के रूप में स्थापित कर देगा। मुझे ठीक सामने विशालकाय बेसिल्स दिखाई दे रहे हैं। संयंत्र से अलग अलग गैसेस बनाकर उन गैसेस को इन अलग अलग बेसिल्स में स्टोर किया जाता है। बेसिल्स में से 2 सेट ऑफ केबल्स निकल रहे हैं। एक सेट इस संयंत्र को उन बाहरी केबल्स से जोड़ा है, जबकि जो कि यहाँ बनने वाली हवा को पूरे ग्रह पर पहुंचाता है, और दूसरा सेट उन केबल्स का है जो कि उस कंट्रोल पैनल तक जाता है। ये कंट्रोल पैनल ही इन वेसल्स से गैसेस के मिश्रण का अनुपात कंट्रोल करता है। मुझे इस कंट्रोल पैनल तक पहुंचना होगा। एक तो इस ग्रह के वायुमंडल में ऑक्सीजन वैसे ही कम होती जा रही है,
ऊपर से ये जैविक मशीनें जो ज्वलनशील केमिकल उगल रही हैं, वे आपस में क्रिया करके ऐसी गैस उत्पन्न कर रहे हैं जिससे सांस लेना दुर्भर हो रहा है। वातावरण में ऑक्सीजन के घटते अनुपात को प्रभाव संयंत्र के बाहर मोर्चा संभाले हुए योद्धाओं पर भी हो पड़ रहा था। उफ, सांस नहीं आ रही है, दम घुट रहा है। दम मेरा भी घुट रहा है, पर अभी मेरी हालात इनकी जितनी बदतर नहीं हुई है। ये फिलहाल टूपर से लड़ना तो दूर, खुद को अपना बचाव करने लायक भी नहीं है। बिना पर्याप्त ऑक्सीजन के मैं वायु वाष्प रूप में नहीं, शारीरिक कद काठी में भले बड़े होने के कारण इनके फेफड़ों को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत है। इनके ना मिलने से इनका दम घुट रहा है। जब तक रसायन अपना काम पूरा नहीं कर लेता, मुझे भी इनको संभालना होगा। पर सवाल तो यही है कि क्या रसायन अपना काम समय रहते कर पाएगा? और दम घुट रहा है। लगता है सुपर इंडियन और सुपर स्क्वाड सफल नहीं हुए। पृथ्वीवासी कीड़ों मैक्रोनियम, तुम मानवों की से लाखों साल पुरानी सभ्यता है। आज के समय में लाखों वर्ष बाद तुम मानव भी हम मैक्रोनियम जैसे दिखाई दोगे, और तब शायद तुम इस लायक बनोगे कि हमसे मुकाबला कर सको। लेकिन अब वह समय कभी नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी मानव सभ्यता भी तुम्हारे साथ ही खत्म होगी। सबसे पहले इस ग्रह के मानवों का सर्वनाश होगा। इसके बाद मैक्ट्रियम के टूपर्स अन्य विध्वंसी ग्रहों के साथ मिलकर इस ब्रह्मांड से मानवों का अस्तित्व मिटा देंगे। पूरी मानवता के भविष्य का निर्धारण अगले चंद पलों में होने वाला था। पर क्या वाकई मानवता इतनी कमजोर है कि उसका अस्तित्व चंद पलों और उससे उन्नत सभ्यताओं का मोहताज बनकर रह जाए? इन मशीनी ने यहाँ इतनी ऊष्मा उत्पन्न कर दी है कि वातावरण में रही सही ऑक्सीजन भी खत्म हो गई। उफ, मानवता तो एक जज्बा है, एक जुनून है, जो कि सिर्फ टोगा और ब्रह्मांड रक्षक जैसे नायकों की रगों में ही नहीं बहता। यानी यही जुनून जो मानव की इंसानियत को जिंदा रखे हुए है। यही वह जज्बा है जो खलनायक को भी महानायक बना देता है। मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन दोनों ही यह नहीं जानते कि मेरे दोनों फेफड़े पूरी तरह गल कर लगभग खत्म हो चुके हैं। जेल में वह उल्लू का पट्टा डॉक्टर मुझे यानी रुपेश को चूजा बनाने आया था। मैं तो कब का मर चुका हूँ, पर मेरे बनाए प्रिजर्वेटिव केमिकल ने मुझे जिंदा रखा हुआ है। और यह गुण रचयिता ने मानवों के अलावा ब्रह्मांड की किसी भी जाति को नहीं नवाजा है। इन केमिकल ने कुछ समय के लिए मेरा जीवन तो बढ़ा दिया, पर मुझे ब्लड कैंसर जैसे असाध्य रोग भी दे दिए। कुछ ही समय में मौत मुझे अपने आगोश में लेने वाली है। मेरा रुपेश वाला वजूद तो मेरी बहन की मौत के साथ ही मर गया था। मिस्टर रसायन भी चंद मिनटों का ही मेहमान है। मेरा झगड़ा हमेशा तिरंगे टिड्डे से रहा, पूरी मानव जाति से नहीं। अगर मरना ही है तो रसायन खलनायक नहीं नायक बनकर जाएगा। हो सकता है कि अगला भारत रत्न मुझे ही मिले। मैं ये संयंत्र में मौजूद इन विशाल काय कंटेनर में मौजूद इन केमिकल्स को एनालाइज कर चुका हूँ। ये केमिकल्स ही वह गैसेस जनरेट कर रही हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर पूरे ग्रह के वातावरण को जहरीला कर रही हैं। मेरी कैलकुलेशन के अनुसार मेरे शरीर में जो केमिकल मौजूद हैं उनका रिएक्शन संयंत्र में मौजूद केमिकल्स को निष्क्रिय कर देगा। बस ये मेरे पास आखिरी मौका है। मैं शारीरिक शक्ति से इनका मुकाबला करने के लायक नहीं हूँ। मुझे किसी भी तरह इन्हें डोज देते हुए उन कंटेंट्स तक पहुँचना होगा। मैं नहीं जानता कि इन केमिकल्स के मेरे शरीर में के केमिकल से रिएक्शन पर मुझ पर क्या असर होगा, पर मानवता को बचाने के लिए मुझे अपना बलिदान देना होगा। मिस्टर रसायन के बलिदान की गूंज बाहर तक गुंजयमान थी। यह धमाका, लगता है रसायन नाकाम हो गया। यह हाइड्रोलिक एसिड का धमाका होगा। उफ, उसने बोला था कि नाकाम हुआ तो हाइड्रोलिक एसिड में डूब मरेगा। उफ, अब हम भी मरेंगे। हाइड्रोलिक एसिड ब्लास्ट नहीं करता जहरीला, और ऐसा सिर्फ मुझे ही लग रहा है, या फिर हवा साफ हो रही है, सांस खुलकर आ रही है। अब सांस बंद भी हो जाएगी। अब देर हो गई, टूपर्स वार कर चुके हैं। बंद होगी, हा 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 हा। अब सिर्फ बोलती बंद होगी। मेहरबान कदरदान खानदान और पीकदान आ रहा है नए फ्लेवर और बिल्कुल नए तेवर में आपके दिलों पर राज करने और खोपड़ी पर खाज करने। सबका प्यारा, मम्मी का दुलारा, आपकी बहनों के दिल का चमकता तारा, जो चुरा ले दिल का चैन मिलाकर अखियों से नैन, वह है मिस्टर रसायन।
मिस्टर रसायन, तुम कुछ बदले बदले नजर आ रहे हो। मिस्टर रसायन, अजीब बात है, इसके शरीर से खून नहीं अजीब अजीब रसायन निकल रहे हैं। ये तो गया, अब इन टूपर्स पर ध्यान दो वरना हम सबके चिथड़े लोथड़े इसके साथ मिलकर नजर आएंगे। अचानक मिली शक्ति ने शायद दिमाग खराब कर दिया था। इसका ओवर कॉन्फिडेंस में मारा गया बेचारा। अपने बदसूरत गुरीले से कहो कि बकवास बंद करे। मिस्टर रसायन का उड़ा हुआ सर बोल रहा है, ये क्या जादू है। ऐसी नजरों से ना देख मुझे सुपी, कहीं बुखार ना हो जाए तुझे। इस संयंत्र में मौजूद विभिन्न केमिकल का केमिकल लोचा है ये, जिसने मिस्टर रसायन को अमर बना दिया। हा 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 हा। केमिकल लोचा? डिटेलिंग में कभी और जाएंगे मेरी जान। फिलहाल जान बचाने पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। मेरा शरीर अब अपने आप में ही चलती फिरती केमिकल फैक्ट्री बन गया है और इन टूपर से निपटने के लिए बिल्कुल सही केमिकल है मेरे पास। लिरिल प्रोटीजिंटा बना दूंगा इन्हें। वातावरण में ऑक्सीजन शुद्ध हो रही है। अपने ऑक्सीजन चैम्बर से जितनी ऑक्सीजन भर सकते हो भर लो स्टील। इस पूरी एलियन सेना का मुकाबला करने के लिए जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ जिंदा रहने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि कारतूस और बारूद का भी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। हमारा स्टॉक पूरी सेना का मुकाबला करने के लिए काफी है। मैकेनिक और उसके ऑटोमेटेड स्क्रू ड्राइवर्स इन टूपर्स के वॉरशिप को अकेले ही धुर्रियां उड़ा देंगे, लेकिन बिना हथियारों और बैकअप के इतनी विशाल सेना का सामना करना असंभव, थोड़ा मुश्किल है। कैसी भी हो प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। सर्दी जुकाम, बदन दर्द या बुखार, हर मर्ज में मुनीत एंड ओनली वन एली सुपर इंडियंस। सुपर इंडियन के साथ उसकी सुपर टीम भी दुगने जोश में हल्ला बोल रही थी। आंखें खोल कर देख मैक्रोबोट, ये वही पृथ्वीवासी हैं जिन्हें तू कीड़ा मकोड़ा बुला रहा था। देख कैसे तेरे विनाशकारी अविकसित ब्रह्मांड को सर्वश्रेष्ठ लड़ाका ग्रह की ईंट से ईंट बजा दी इन पिछड़े हुए पृथ्वीवासियों ने। हमारा कंट्रोल शिप नष्ट कर दिया, वायु संयंत्र पर कब्जा कर लिया। वाकई तुम मुट्ठीभर पृथ्वीवासी ने हमें बर्बाद कर दिया, पर अब तुम उन करोड़ों पृथ्वीवासियों को भूल गए जो हमारे रहमो करम पर हैं। गलत फहमी है तुम्हारी। गुणाकार डायनेमिक डुओ नवरत्न दुबे, नीम हकीम, नाश केतु, कोयला और इनके जैसे कई अन्य महारथी सुपर स्क्वाड के रूप में विश्व आबादी को रेस्क्यू करने में जुटे हैं। आधुनिक, अति आधुनिक, आधुनिक कोई भी तकनीक ले आओ, कैसे भी ऊर्जा, कोई भी तोप तलवार ले आओ। ऐसी कोई राह नहीं, शाह नहीं, नाशकेतु जिसका नाश ना कर सके। इन्हें और इनके लेजर हथियारों को कोयला बना देगा कोयला। तुम्हारे हाथ रुकने नहीं चाहिए नीम हकीम, औषधियां बनाते रहो और हम जरूरतमंदों तक पहुंचाते रहेंगे। यार दुबे, बस डर मुझे यह है कि इतने भलाई के काम करते करते कहीं हम लोग भले इंसान ना बन जाएं। तुम लोग के पास इतनी भारी मात्रा में असला आया कहां से? जिस समय पृथ्वी पर ट्रांसमिशन हुआ उस समय मैं सुप्रीमा आंटी के अड्डे से बैटमैन के साथ मिलकर हथियारों का पूरा जखीरा चुरा कर भाग रहा था। हम दोनों उस जखीरे के साथ ही यहाँ ट्रांसफ्यूशन हो गए। ये मैंने डोगा और स्टील को तुम्हारे टूपर्स का मुकाबला करते देखा तो मैं समझ गया कि तुम्हारे ऊर्जा हथियार लाख उन्नत सही, पर इन प्रेशराइज वेपन्स के सामने तुम टटपुंजिए हो। जब तुम्हारे टूपर्स कूटनीति की चटनी चटाकर मेरे मासूम फार्मर चाचाओं को अपने साथ ले जाने लगे, तभी मैं तुम्हारी मनसा भांप गया था। मैंने डोंगा पर ट्रैकिंग बग लगा दिया और विशेष शक्ति वाले मानवों से संपर्क साधकर ये सुपर स्क्वाड तैयार की, जिसकी सहायता से सबसे पहले हमने हथियारों का जखीरा तुम्हारे प्लेनेट की ही एलियन स्पेस क्राफ्ट पर छुपा दिया, क्योंकि मुझे यकीन था कि हथियारों की तलाशी लेने के लिए तुम लोग पृथ्वीवासी की तलाशी लोगे, पर तुम्हें अपने स्पेस क्राफ्ट की तलाशी लेने की बात ही नहीं सूझेगी। अगर अपना और बचे खुचे मैक्ट्रिमियस का हाल भी कवाड़ जैसा नहीं करवाना चाहते हो तो अब पैंतरे चलना बंद कर और ट्रांसफ्यूजन में यहाँ आए पृथ्वीवासियों को वापस पृथ्वी पर भिजवाने का इंतजाम कर। तूने अभी तक मैक्ट्रिमियस के सर फिरफेफन को समझा नहीं लड़के। मेरे शरीर के भीतर एक ऑटो डिस्कशन मोड है जो पूरे मैक्ट्रिम से जुड़ा है। मैंने उसे एक्टिवेट कर दिया है।
चंद पलों में मेरे साथ इस पूरे ग्रह के पचखड़े उड़ जाएंगे और साथ ही तुम ब्रह्मांड रक्षकों और पृथ्वीवासियों के भी। सिर्फ फ्रेपन का तो तूने भी सुपर इंडियंस को देखा नहीं उड़ान छल्ले। वैसे भी अगर किसी इंडियन के नाम के आगे सुपर लग जाए तो स्वैग अपने आप ही आ जाता है। गुलाबो जरा इतर गिरा दो। रंग दे मुझे ओ गेरुआ। मिस्टर रसायन ये कैसे बिहेव कर रहे हो? लंबी कहानी है। संयंत्र के केमिकल्स ने इसे अजीबोगरीब केमिकल पावर दे दी है, पर साथ ही इसके दिमाग पर केमिकल लोचा भी कर दिया है। ये अच्छी बात है या बुरी? हमारे लिए फिलहाल अच्छी है क्योंकि अभी रसायन हमारी साइड है। ये स्टनर केमिकल है। ये किसी भी जैविक या यांत्रिक वस्तु को जड़वत कर देता है। अब इसका ऑटो डिस्ट्रक्शन मोड गया तेल लेने। जब तक मिस्टर रसायन के केमिकल की परत इस पर है, ये ना फटेगा और ना ये ग्रह यानी अब पृथ्वीवासी सुरक्षित हैं जब तक हम उन्हें वापस धरती पर पहुंचाने का कोई तरीका ढूंढ नहीं लेते। ठीक उसी समय परमाणु के आवरणिक बंधन में बंधे हुए पिप्सोन ग्रहवासी मानवों को खोजते हुए मैट्रोमैक्स तक पहुंच गए। अब ये क्या बला है, समझ नहीं आ रहा। ये दोस्त है या दुश्मन? प्लेनेट हैजरोड सेम टाइम, उसी समय। ये अच्छा हुआ बड़े भाई ने हमारा काम अकेले ही कर दिया। ब्रह्मांड के विभिन्न युद्धक ग्रहों का पृथ्वी के खिलाफ इस तरह एकजुट होना बेहद खतरनाक स्थिति का सूचक है। गगन, मौजूदा स्थिति में कुछ देर के लिए भले ही अडिक ने इन एलियंस फोर्सेस को रोक लिया हो, पर ट्रांसफ्यूशन से ब्रह्मांड भर में बिखर गए पृथ्वीवासी की रक्षा इन आक्रमणकारी एलियंस से कर पाना नामुमकिन है। बात तो तुम्हारी ठीक है तिरंगा। मौका लगते ही ये एलियंस पहले से अधिक ताकत और आक्रामकता से वार करेंगे। आकाश गंगाओं के खलीफा कहाँ हैं? ऐसी स्थिति में वे हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे? मैंने और विनाशदूत ने सबसे पहले आकाश गंगाओं के खलीफाओं से ही संपर्क साधने की कोशिश की थी, पर वे ब्रह्मांड की किसी और बड़ी इमरजेंसी में जुटे हुए हैं। पता नहीं, शायद समय आने पर पता चले। फिलहाल हमें पृथ्वीवासी को वापस पृथ्वी पर पहुंचाने की फिक्र करनी चाहिए। इससे बड़ी और क्या इमरजेंसी हो सकती है? सावधान साथियों, पिप्सोन ग्रह के रक्त पिशाचों का विशाल झुंड हमारी ओर तेजी से बढ़ रहा है। हे भगवान, ये चमगादड़ों की फौज ये क्या कर रही है? कौन है पिप्सोन ग्रहवासी? रक्त पिपासु हैं। फिल्मों और कॉमिक्स में वैम्पायर्स के नाम से छिछोरेपंथी दिखाई जाने वाली क्षुब्ध होकर मानव सभ्यता को नाश करना चाहते हैं। चमगादड़ों की चटनी बन जाएगा अडिक। तेरा ही सहारा है मेरे सिलबट्टे। ठहरो साथियों, इन रक्त पिपासुओं की ओर ध्यान से देखो। इन सभी रक्त पिपासुओं की चारों ओर एक महीन चमकीला बंधन नजर आ रहा है, जैसे ये सभी बंधे हुए हैं। मेरी तीव्र दृष्टि धरती से अंतरिक्ष तक देखने में सक्षम है। मैंने यह पहले जल्दबाजी में गौर नहीं किया था, परंतु अब जब तिरंगा ने कहा कि मैं अपनी तीव्र दृष्टि का प्रयोग कर रहा हूं, जो कि दिखा रही है कि ये सभी रक्त पिपासु बारीक परमाणु छल्लों से बंधे हुए हैं। परमाणु छल्ले यानी इन्हें परमाणु ने भेजा है, पर क्यों? परमाणु इस ग्रह पर रक्त पिपासुओं को क्यों भेज रहा है? ब्रह्मकर्ण ऊर्जा ने अगर मेरी शक्तियों को अनियंत्रित किया तो उन्हें आश्चर्यजनक रूप से बहुगुणित करके उनका विस्तार भी किया है। रक्त पिपासुओं ने विभिन्न गिरोह पर ट्रांसमिशन हुए मानवों को ढूंढना शुरू कर दिया है। उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर को बंधे हुए मेरे एटॉमिक रिंग्स न सिर्फ मुझे उन गिरोह का विजन दे रहे हैं जहां ये रक्त पिपासु पहुंच रहे हैं, बल्कि ये मेरे लिए टेलीपैथिक कम्युनिकेशन का माध्यम भी बनेंगे। ये क्या है? इस ग्रह की कोई नई मुसीबत या फिर ये अज्ञात साए नई मुसीबत को लेकर आ रहे हैं? ये तो रक्त पिपासु हैं, माता काली के पसीने से उत्पन्न हुए देवी कसुर। रक्त पिपासु तो कहीं ये पिप्सोन से बाहर नहीं निकल आए थे? इनके यहाँ होने का मतलब है ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन। परमाणु के साथ ब्रह्मकर्ण ब्लास्ट में सम्मिलित होने के कारण ब्रह्मकर्ण ऊर्जा मेरे ऑरिजिन ऑर्बिट में ही विद्यमान हो गई। दिव्य पुरुषों के अनुसार अनियंत्रित हुई ब्रह्मकर्ण ऊर्जा को वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे। उसी समय मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि अगर अनियंत्रित हुई ब्रह्मकर्ण ऊर्जा परमाणु की शक्तियों से एम्पलीफाई कर रही है तो इसका मुझ पर कोई भी असर ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि मेरे पास ना तो वैज्ञानिक शक्तियां हैं और ना ही देवियाँ। इसलिए ब्रह्मकर्ण ऊर्जा ने मेरी उस शक्ति को सबसे अधिक असर कर दिया
जिसका प्रयोग मैं सबसे ज्यादा करता हूं। फिर तुमने अपने दिमाग से महामानव की तरह मानसिक शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं किया ध्रुव? क्योंकि मानसिक शक्तियां मेरी शक्तियों का हिस्सा है ही नहीं। मैं दिमाग का प्रयोग सूझबूझ और तर्क शक्तियों के लिए करता हूँ, मानसिक शक्तियों के वार के लिए नहीं। जो शक्ति मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा ही नहीं है, उसे ब्रह्मकर्ण उसे भंगुड़ित कैसे करती? पर तुम यहाँ हमारी सहायता के लिए ऐन समय पर कैसे पहुंचे? दिव्य परिषद ने मुझे अपनी शक्ति का एक अंश प्रदान किया, जिसकी सहायता से मैं ब्रह्मांड के किसी भी कोने में बिना समय गवाए पहुंच सकता हूँ। मेरा यह आना बहुत जरूरी था, क्योंकि यह अज्ञात साया विकराल ही मानस रूप है। विकराल त्रेता युग का महानतम असुर सम्राट, वह यहाँ कलयुग में कैसे पहुंचा? प्रोफेसर इवरित विकराल के रूप में जन्म लिया। विकराल ने विकराल के रूप में पूर्व जन्म की यादें प्रोफेसर इवरित विकराल के सुप्त मस्तिष्क में रहीं और उसे गॉड पार्टिकल यानी ब्रह्मकर्ण और उसकी शक्तियों को हासिल करने के लिए उकसाती रहीं। दिव्य परिषद ध्रुव को नागराज और विकृत के द्वंद्व से पहले की ही अवगत करा चुकी थी, जिस वजह से यह पूरा प्रकरण ध्रुव विस्तारपूर्वक शक्ति और भेड़ियों को समझाता चला गया। यानी सी थ्रू के इवरित विकराल के शरीर को कब्जा करने से इवरित के भीतर दमित विकराल की शक्तियां जागृत हो गईं और अब विकराल एक ही लक्ष्य है, ब्रह्मकर्ण ऊर्जा को हासिल करना। इन रक्त पिपासुओं के बारे में क्या कहते हो? इन सभी के चारों ओर बंधी एटॉमिक रोप ये साबित करती है कि ये सभी परमाणु के कंट्रोल में है। मानव रक्त पिपासुओं की जीवन और शक्ति का स्रोत है। ये ब्रह्मांड के किसी भी कोने से मानव रक्त सूंघ सकते हैं। यानी परमाणु इन रक्त पिपासुओं की सहायता से ब्रह्मांड भर में ट्रांसफ्यूशन हुए पृथ्वीवासी को लोकेट करके उन्हें वापस पृथ्वी पर लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि ट्रांसफ्यूशन प्रोसेस को रिवर्स किया जा सके। एटॉमिक रिंग्स ट्रांसमिशन चैनल की तरह मुझे उन सभी ग्रहों के लिंक कर रहा है जहां रक्त पिपासु पहुंच चुके हैं। ब्रह्मांड रक्षकों की टीम को भी देख सकता हूं। मुझे उनसे मानसिक संपर्क स्थापित करना होगा। हमने स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है साथियों। ये रक्त पिपासु मेरे अधीन है। आप ब्रह्मांड रक्षकों की सहायता से रक्त पिपासु पृथ्वीवासियों को वापस पृथ्वी पर पहुंचाएंगे। परमाणु की आवाज तिरंगा सही था, इन्हें परमाणु ही कंट्रोल कर रहा था। जिस तरह मेरी एयर बैट्स कॉस्ट्यूम की एटॉमिक फोर्स फील्ड मेरे चारों ओर वायु का दबाव अंतरिक्ष में भी सामान्य रखती है, जिसकी वजह से मुझे स्पेस सूट या मास्क की आवश्यकता अंतरिक्ष या पृथ्वी से बाहर किसी भी ग्रह पर नहीं पड़ती, वैसे ही एटॉमिक शेप अपने दायरे में आने वाले प्रत्येक प्राणी के चारों ओर सामान्य वायु दबाव में मेंटेन करेगी, जिससे पृथ्वीवासियों को पृथ्वी जैसे सामान्य वातावरण का एहसास अंतरिक्ष में भी होगा। ब्रह्मांड रक्षकों, आपको सभी पृथ्वीवासियों को एकत्र करके इन रक्त पिपासुओं तक पहुंचना है। आप लोग पृथ्वीवासियों को इकट्ठा करने का काम शुरू कीजिए, क्योंकि आप लोगों को तक सिर्फ मेरी वॉइस का ही ट्रांसमिशन हो रहा है, जबकि मुझे असंख्य ग्रहों पर निरंतर हो रहे वॉइस ट्रांसमीटर को झेलना पड़ रहा है। मेरी शक्तियां फिलहाल अनंत सही, पर मेरा इंसानी दिमाग इस भीषण दबाव को लंबे समय तक नहीं झेल सकता। परमाणु सही कह रहा है, हमें बिना कोई क्षण गंवाए पृथ्वीवासी को रक्त पिपासुओं तक पहुंचाने का काम शुरू करना होगा। मैं खुद इसके लिए सहमत नहीं कर पा रहा। मेरी छठी इंद्री कहती है कि कुछ गड़बड़ है। मैं इन पर यह जाहिर नहीं होने देना चाहता कि मैं भी डोंगा के विचारों से सहमत हूं। यह काम उतना आसान नहीं जितना परमाणु इसे समझ रहा है। इससे पहले भी हम ऐसी स्थिति में फंस चुके हैं जहां समाधान सामने होते हुए भी समस्या का खत्म करना संभव नहीं हुआ, और समस्या ने पहले से भी विकराल रूप ले लिया, चाहे वे क्षुद्र ग्रह के आक्रमण या गर्भगृह की समस्याएं रही हों या फिर उसके बाद ब्रह्मकणों से सामना। फिर भी अभी मुझे इनका साथ देना होगा। किस सोच में पड़ गए ध्रुव? हमें पृथ्वीवासियों को एकत्र कर रक्त पिपासुओं तक पहुंचाना होगा। मेरा दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा भेड़िया। परमाणु जो करने की कोशिश कर रहा है उसमें बहुत ज्यादा खतरा है। खतरों से ब्रह्मांड रक्षक कब पीछे हटे हैं भला? खतरा हमारे लिए नहीं होता तो कोई बात नहीं थी, पर पूरी विश्व आबादी को संकट में डालना। मुझे दिव्य परिषद द्वारा मुझे पृथ्वी से बुलाए जाने से ठीक पूर्व मेरा ध्यान एक बात की ओर गया था, जो मैं परमाणु को बताने वाला था। अब समय आ गया है कि परमाणु का ध्यान उस बात की ओर दिलाया जाए। दिव्य परिषद द्वारा दी गई इस शक्ति ऊर्जा की सहायता से मैं कुछ क्षणों में
ही परमाणु के पास पहुंच सकता हूं। पृथ्वीवासियों को रक्त पिपासु तक पहुंचाने का काम तुम लोग शुरू करो, मुझे परमाणु तक पहुंचना होगा। परमाणु की परेशानी बढ़ रही थी। मानसिक दबाव बढ़ रहा है, यानी रिवर्स ट्रांसमिशन प्रक्रिया शुरू हो रही है। मेरे एटॉमिक बंधन में जकड़े रक्त पिपासु पृथ्वीवासियों को लेकर पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं। रक्त पिपासु की प्राकृतिक क्षमता उन्हें पृथ्वीवासियों का खून पीने से उकसा रही है। हे देवी पिशाचनी, रक्त स्रोत इतने निकट होते हुए भी हम रक्तपान करने में अक्षम हैं। मैं चाहकर भी मानवों के शरीर में अपने दांत नहीं गड़ा पा रहा। परमाणु के बंधन मेरे पूरे शरीर को इस प्रकार जकड़े हुए हैं कि मेरा शरीर वैसे ही काम कर रहा है जैसे परमाणु चाह रहा है। रक्त पिपासु को कंट्रोल करने में भारी मात्रा में ऊर्जा का क्षरण हो रहा है। यह दबाव सहन नहीं हो रहा, पर मुझे यह करना होगा। महर्षि कणाद का वंशज हूं, यूं हार नहीं मान सकता। परमाणु की दृढ़ इच्छा शक्ति और अटूट आत्मविश्वास रंग ला रही थी। रक्त पिपासु पृथ्वीवासियों को लेकर पृथ्वी की परिधि में प्रवेश करने ही वाले थे। कई अप्रत्याशित घटनाएं एक साथ घटित हुई। ध्रुव परमाणु तक पहुंच चुका था। ध्रुव, तुम यहाँ पर? मुझे लगा कि तुम भी बाकी पृथ्वीवासियों की तरह ट्रांसमिशन हो गए। तुम्हारे चारों ओर ये ऊर्जा का घेरा कैसा है? समझाने का समय नहीं है परमाणु, मेरी बात ध्यान से सुनो। इससे पहले कि ध्रुव अपनी बात पूरी कर पाता, घात लगाकर प्रतीक्षा कर रहे विकृत ने मौके का फायदा उठाकर परमाणु पर वार कर दिया। हा 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 हा, यही सही मौका है अपनी चिर संचित अभिलाषा को पूरा करने की। हा 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 हा, परमाणु के ब्रह्मकण शक्ति से भरे हुए शरीर पर कब्जा कर लिया मैंने। ब्रह्मकण शक्ति हुई मेरी। इतनी देर तक मैंने इसी क्षण की प्रतीक्षा की थी। अगर मैं पहले इसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करता तो ये अपनी ब्रह्मकण से त्रिगुण शक्तियों से मुझे खत्म कर देता, पर अभी इसकी ब्रह्मकण शक्तियों के साथ इसका दिमाग भी रक्त पिपासु को कंट्रोल करने में पूरी तरह से उलझा हुआ है। इसलिए बेचारा ये मेरे मानस रूप को 3 बार सामना नहीं कर पाया। हे भगवान, परमाणु का पहले से ही ओवर स्टेट दिमाग विकृत के अप्रत्याशित मानसवार को सह नहीं पाया। परमाणु का दिमाग मूर्छित हो गया, जिसका फायदा उठाकर विकृत ने परमाणु के शरीर पर कब्जा कर लिया। क्या रक्त पिपासु आजाद हो गए? क्या मानव पृथ्वी पर जिंदा वापस पहुंच पाएंगे? जानने के लिए पढ़ें समापन अंक ब्रह्मांड संहिता क्रमश। तो गाइस, कैसे लगी ये आपको कॉमिक कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं इसके लास्ट एपिसोड में ब्रह्मांड संहिता में। थैंक यू।